दोस्तों, इतिहास में कई ऐसे वाक़या सामने आते हैं जब दो सेनाओं के मध्य में युद्ध का प्रमुख कारण महिलाएं रही। हालांकि ऐसे युद्धों में अधिकतर मौक़ों पर महिलाओं का दोष नहीं होता था, बल्कि पुरुष की चाहत ही इन युद्धों को अंजाम देती थी। जैसे कि रानी पद्मावती के सौंदर्य से प्रभावित होकर खिलजी ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से युद्ध किया। पृथ्वीराज चौहान ने जब राजकुमारी संयुक्ता से बिना उसके पिता की मर्जी के विवाह किया, तो संयोगिता के पिता जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की। सत्य घटनाओं पर आधारित एक हॉलीवुड फिल्म ट्रॉय शायद आपने देखी हो, जिसमें राजकुमारी हेलन के चलते पूरे ट्रॉय शहर को ही जलाकर खाक बना दिया जाता है। यानी महिलाओं के लिए होने वाले युद्धों के उदाहरण दुनिया भर में फैले हुए हैं। लेकिन क्या इस तरह की बेवकूफ़ी भरी हरकतें केवल इंसान ही करते हैं या जीव जंतु भी ऐसे युद्धों में लिप्त रहते हैं? चलिए आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि मादाओं के लिए होने वाली लड़ाई केवल इंसानी संघर्ष है या ये लड़ाई प्रकृति द्वारा रची गई है, जिसमें प्रकृति द्वारा बनाया गया हर जीव शामिल है। यदि ये वीडियो आपको रोचक लगे तो लगे हाथों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। दोस्तों, लगातार पिछले 20 वर्षों तक अफ्रीका में बैंडेड नेवलों पर अपने शोध करने वाले टेलर जॉन का कहना है कि बाकी के जीवों का तो पता नहीं, किंतु मादाओं को हासिल करने के लिए नेवले इतनी बुरी तरह से लड़ते हैं कि इन्हें देखकर तो शायद इंसान भी शर्मा जाए। दरअसल ये युद्ध नेवलों के दो समूहों के मध्य में होता है। अब नेवलों के समूह की समस्या ये होती है कि इनमें प्रजनन करने का हक हर किसी को नहीं होता। झुंड का जो सबसे तगड़ा और मुख्य नर होता है, वो अकेले ही मादाओं से संबंध बनाने का अधिकारी होता है। यदि किसी अन्य नर को मादा के साथ दोस्ती करनी है तो पहले उस नर को मुख्य नर के साथ लड़ाई करके उसे हराना होता है। जो जीता मादा उसकी। अब यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन नेवलों के परिवार में न सिर्फ मुख्य नर बल्कि मुख्य मादा भी होती हैं। अधिकतर मौक़ों पर मुख्य मादा अन्य मादाओं को संबंध बनाने से रोकती है और खुद अकेले ही संतान उत्पन्न करना चाहती है। हालांकि कभी कभार मुख्य मादाओं की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है, किंतु कुल मिलाकर सभी मादाओं को संतान उत्पत्ति का हक नहीं होता। अब ऐसे में बेचारी वो मादा नेवला जो प्रेम तो करना चाहती है, लेकिन झुंड की मुख्य मादाओं के डर की वजह से नर नेवलों से दूर रहती है, उसके पास एक ही रास्ता बच जाता है। वो ये कि वो किसी दूसरे झुंड को तलाशे और वहाँ के नरों से अपने प्रेम संबंध स्थापित करे। यदि ये सारा कार्य चुपके से हो जाए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन कई बार मादा के इस तरह के बाहरी प्रेम संबंधों के बारे में उस मादा के झुंड को पता चल ही जाता है। अब भाई, इंसानों की भांति नेवलों में भी खबरी लाल जरूर होते होंगे जो झुंड से बाहर घूमती मादाओं पर पैनी निगाह रखते हैं, और जैसे ही ये खबरी लाल वापस अपने झुंड में आकर उस मादा की बेवफाई के बारे में पूरे झुंड को जानकारी देते हैं तो समझो कि लड़ाई शुरू। अब बेवफा या कहिए कि प्रेमिका मादा का झुंड मिलकर प्रेमी नर नेवले के झुंड पर हमला बोल देता है। प्रेमी नेवले को ढूंढकर बाहर निकाला जाता है और समूह के अड़ियल नेवले बेचारे प्रेमी को घेरकर खून से लथपथ कर देते हैं। वैसे कई बार इस लड़ाई में परिणाम उल्टा भी हो जाता है, क्योंकि भाई प्रेमी नेवले के झुंड ने भी कोई चूड़ियाँ तो पहनी नहीं होती जो चुपचाप अपने साथी की पिटाई देखेंगे। बस फिर तो यदि हम नेवलों की भाषा समझ पाते तो चारों ओर एक ही आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती कि भाई पंगा हो गया है, आ जाओ, और दे दनादन युद्ध शुरू हो जाता। वस्तुतः नेवलों के बारे में शोध कर रहे वैज्ञानिक इस तरह के युद्धों को देखकर न सिर्फ हैरान बल्कि परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि ये युद्ध बेहद ही हिंसक होते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ना ही नेवला इस तरह के युद्ध करने वाला अकेला प्राणी है और ना ही आखिरी, बल्कि ऐसी लड़ाइयाँ तो शेरों से लेकर भेड़ियों तक के बीच में होती ही रहती है। वास्तव में इस तरह के लड़ाइयों के उदाहरण तो इतने अधिक मौजूद है कि उन्हें एक वीडियो में समेटा जाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। ये लड़ाइयाँ कई बार एक दूसरे की मौत के साथ समाप्त होती हैं, तो कई बार इन्हें सिर्फ ताकत आजमाने का ही जरिया माना जाता है। जैसे कि यदि हम भालुओं के जीवन में झांके तो अमूमन इन्हें लड़ना अधिक पसंद नहीं होता, बल्कि ये केवल डर जाने या घबरा जाने की स्थिति में ही हमला करते हैं। इसलिए भालुओं के जानकार हमेशा ये बतलाते हैं कि यदि आप भालुओं के इलाके से गुजरे तो लगातार शोर मचाते रहें, क्योंकि ऐसा करने से भालू को दूर से ही पता चल जाएगा कि कोई उसकी ओर आ रहा है और भालू खुद ही आपके रास्ते से हट जाएगा। वहीं यदि आप एकदम से भालू के सामने आ जाते हैं तो आपकी अचानक उपस्थिति भालू को चौंका सकती है, जिस वजह से डर जाने के कारण भालू तुरंत हमला बोल देगा। दूसरी ओर यदि आपसी लड़ाइयों की बात करें तो भालुओं को एक दूसरे के साथ भी झगड़ा करना पसंद नहीं होता। अक्सर मिलन का मौसम शुरू होने से पहले नर भालू अधिक मात्रा में खाना शुरू कर देते हैं, ताकि उनके मोटे और भारी हो चुके शरीर को देखकर दूसरा नर भालू दूर से ही नमस्ते करके चला
चला जाए और बिना किसी लड़ाई झगड़े के ही मामला निपट जाए। वहीं यदि दो भालुओं के मध्य में लड़ाई शुरू भी हो जाती है तो भी ये गंभीर हमला करने की बजाय केवल एक दूसरे की ताकत को ही जांचते हैं। यानी इनकी लड़ाई को लड़ाई नहीं बल्कि कुश्ती कहना सही होगा। जैसे ही किसी एक भालू को लगता है कि उसका प्रतिद्वंदी उससे कहीं अधिक ताकतवर है तो वो कमज़ोर भालू अपना सर झुकाकर हार स्वीकार करता है और अपने रास्ते लौट जाता है। दोस्तों, मादाओं को हासिल करने के लिए कई जानवरों की लड़ाई तो ऐसी होती है जिसे देखकर आप शायद चकित ही रह जाए। जैसे कि इन पहाड़ी भेड़ों को देखिए जिनके बड़े बड़े सींग हैं। आपको लगता होगा कि दो नर मादाओं के लिए एक दूसरे पर इन्हीं सींगों से हमला करते होंगे। जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। वर्तमान लड़ाई को ये नर भेड़ अपने सींगों के दम पर ही निपटाते हैं। किंतु यदि आप इन भेड़ों की इस लड़ाई को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्तमान के साथ साथ आने वाले भविष्य के लिए भी सामने वाले नर को अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। जरा ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ एक नर भेड़ दूसरे के टेस्टिकल्स यानी अंडकोश पर लात से प्रहार कर रहा है। ये प्रहार कई बार इतनी बुरी तरह से पड़ जाता है कि चोट खाए भेड़ के टेस्टिकल्स के भीतरी ऊतक फट जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बेचारे उस भेड़ के टेस्टिकल्स टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाते, जिस कारण अब आने वाले कुछ समय बाद ही ये भेड़ नपुंसकता का शिकार हो जाएगा और उसके बाद ये सदा के लिए संभोग करने के काबिल नहीं रहेगा। मतलब इन पहाड़ी भेड़ों का मकसद होता है कि अपने प्रतिभागी को एक सही से ऐसी लात जमा दे कि उनका प्रतिभागी सदा के लिए मादाओं को हासिल करने की इस प्रतियोगिता से ही बाहर हो जाए। ऐसा ही कुछ कंगारू भी करते हैं। ये भी आपसी लड़ाई में एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए कूद लगाते हैं और अपने पिछले पैरों से अपने प्रतिद्वंदी नर के टेस्टिकल्स पर हमला करने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रकृति ने कंगारू को ऐसी शानदार काबिलियत दी है कि ये अपने टेस्टिकल्स को पीछे की ओर खींचते हुए पेट में छुपा लेते हैं, जिस कारण ये चोट खाने से बच जाते हैं। किंतु फिर भी कभी कभार अपनी लड़ाई के चलते बेचारे हारे गए कंगारू को इस नाजुक जगह पर चोट खानी पड़ जाती है और इस चोट के कारण उस कंगारू का आगे का जीवन अब बिना मादाओं के ही गुजरता है। वैसे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब किसी भी जीव प्रजाति के दो नर मादा के लिए आपस में लड़ते हैं तो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में मादा आखिर क्या सोचती है। इस बाबत जीव वैज्ञानिक बतलाते हैं कि असल में मादाएं इस तरह की लड़ाइयों से खुश होती है। उन्हें अच्छा लगता है कि नरों के बीच उनकी वजह से ही लड़ाई हो रही है। शायद इससे मादाओं को अपनी सुंदरता पर इतराने का मौका भी मिल जाता है। साथ ही इसके कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं। असल में इस तरह की लड़ाइयों में जिस नर की जीत होती है तो जाहिर है कि वो नर झुंड के अन्य सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक बलशाली होता है। और भाई, बलशाली आदमी से हर कोई दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि यदि जंगल में जीवन गुजारना है तो बुद्धिमानी से ज़्यादा ताकत काम आने वाली है। इसलिए एक बलवान नर से दोस्ती करने की वजह से मादा को सुरक्षा अधिक मिलती है। ताकतवर नर से संबंध बनाने वाली मादा जब गर्भवती होती है तो इस बात की संभावना भी बेहद अधिक हो जाती है कि होने वाली संतान भी अपने पिता की ही भांति अधिक ताकतवर होगी। और एक झुंड में जितने ज़्यादा तगड़े नर होंगे वो झुंड शिकारियों या दुश्मन जीवों से उतनी ही अच्छी तरह से मुकाबला कर पाएगा। यानी मादाओं के लिए होने वाली नरों की लड़ाई न सिर्फ मादाओं को सुरक्षा देती है अपितु ये लड़ाइयाँ झुंड के आने वाले भविष्य के लिए मजबूत नींव भी रख देती है। इसलिए बजाय ऐसी लड़ाइयों की आलोचना करने के हमें इन लड़ाइयों को प्रकृति के संतुलन का ही एक तरीका मानना चाहिए। इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट के जरिए जरूर साझा करें और यदि इस चैनल पर आपका पहली बार आना हुआ है तो आगे भी अवश्य आते रहें, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबा देना है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।